नमस्कार। कक्षा 12वीं, विषय मनोविज्ञान, चैप्टर नंबर 2, सीखने की क्रिया, एन एक्ट ऑफ लर्निंग। प्रिय छात्रों, मैं वनराज चावड़ा आज आपके लिए मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर सीखने की क्रिया लेकर उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, ये चैप्टर हर तरीके से आपके लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो हम ब्लूप्रिंट और बोर्ड की एग्ज़ाम से जोड़कर इसके बात करते हैं कि ये आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों देखिए, इस चैप्टर में से सारे सवाल पूछे जाते हैं। ए विभाग में एक सवाल यानी कि एक एमसीक्यू पूछा जाता है। बी विभाग में भी एक अंक का एक सवाल। सी विभाग में 2 अंक के 2 सवाल पूछे जाते हैं। देखिएगा, महत्वपूर्ण है। इतना ही नहीं, डी में 3 अंक का एक सवाल पूछा जाता है और ई में भी 5 अंक का एक सवाल पूछा जाता है। यानी कि इस चैप्टर से ए, बी, सी, डी, ई सारे विभागों में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें भी 2 अंक के जो सवाल है वो तो 2 पूछे जाते हैं। तो कुल मिलाकर 14 अंक के सवाल इस चैप्टर में से पूछे जाते हैं। हुआ ना महत्वपूर्ण आपके लिए? किंतु इतना ही नहीं, एक विशेष बात, 5 अंक का जो सवाल है सविस्तृत उत्तर देने का, वह सवाल इस चैप्टर में से अथवा में भी पूछा जाता है। यानी कि 5 अंक के 2 सवाल पूछे जाते हैं। तो महत्व बढ़ गया इस चैप्टर का। 14 ही नहीं, 19 अंक के सवाल इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो इसीलिए हम इस चैप्टर को बड़े ध्यान से और धीरे धीरे पढ़ेंगे और समझेंगे। बात करता हूँ दूसरी। प्रिय छात्रों, जब भी मनोविज्ञान की बात होती है, वो अगर स्कूल कक्षा पे हो या कॉलेज कक्षा पे, किंतु जब भी मनोविज्ञान की बात आती है तो उसमें इस चैप्टर की, यानी कि इस चैप्टर में जो एक्सपेरिमेंट की बात आती है, प्रयोगों की बात आती है, उसकी बात हर क्षेत्र में होती ही है। मनोविज्ञान की बात हो, वहाँ पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक और कोहलर के प्रयोगों की चर्चा हमेशा होती रही है। किसी भी लेवल पे आप मनोविज्ञान की पढ़ाई करती है तो आपके लिए आवश्यक है इन प्रयोगों के बारे में जानकारी प्राप्त करना। तो इस हिसाब से भी मैंने कहा कि यह चैप्टर बड़ा महत्वपूर्ण है। तो आइए अब हम बात करते हैं हमारे मनोविज्ञान के दूसरे चैप्टर, सीखने की क्रिया, एन एक्ट ऑफ लर्निंग की। दोस्तों, हम 11वीं में पढ़ के आए कि मनोविज्ञान क्या है और क्या करता है, मनोविज्ञान का काम क्या है। तो पहले तो हमने देखा कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। किंतु अंत में जाकर हमारे सामने यह बात सिद्ध हुई कि मनोविज्ञान मनुष्य एवं प्राणियों के शारीरिक एवं मानसिक व्यवहार का विज्ञान है। यानी कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। तो हम इस पृथ्वी पर रहते हैं तो हमें अपने आसपास के पर्यावरण के अनुकूल होकर हमारा व्यवहार करना होता है। तो इस पृथ्वी पर सभी सजीव प्राणियों को उनके आसपास के पर्यावरण के साथ कार्य पूर्ण करने के लिए शिक्षा अनिवार्य है। यानी कि आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए जीवन में शिक्षा अनिवार्य है। तो शिक्षा यानी क्या? शिक्षा किसको कहते हैं?
तो दोस्तों इसकी बात करें उससे पहले हम थोड़ा व्यवहार को समझकर आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक सजीव प्राणी अपने जीवन के दौरान अधिकतर 2 प्रकार का व्यवहार करता है। एक तो अपने आप होने वाला व्यवहार है जो सहज रूप से होता है, जो अपने आप होता है, जिसके लिए हमें कहीं सीखने की जरूरत पड़ती नहीं है, तो इसे साहजिक व्यवहार कहते हैं। और दूसरा है शिक्षित व्यवहार। तो 2 प्रकार का व्यवहार सजीव प्राणी जीवन के दौरान करते हैं, एक साहजिक व्यवहार और दूसरा शिक्षित व्यवहार। तो पहले बात करते हैं साहजिक व्यवहार की। मित्रों, जिस व्यवहार को करने के लिए मनुष्य या किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार की औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती, वह अपने आप ही वो क्रिया, वो व्यवहार करते हैं, ऐसे व्यवहार को साहजिक व्यवहार करते हैं। जैसे कि बच्चे का जन्म होता है तो जन्म के साथ ही बच्चा रोने लगता है। क्या बच्चे को कोई सिखाता है कि बेटा तुझे रोना है, ऐसे रोना है? नहीं, जन्म होते ही बच्चा अपने आप रोता है। तो इस प्रकार अपने आप होने वाला जो व्यवहार है वह साहजिक व्यवहार है। जैसे कि और उदाहरण आपको दूं तो चींटी का अपने खुराक के कण को खींचकर ले जाना, क्या चींटी को कोई सिखाता है कि ऐसे खुराक के कण को उठाना है तुझे? गाय बछड़े को जन्म देती है या कोई भी प्राणी बच्चे को जन्म देता है तो जन्म के साथ ही थोड़ी ही देर में बच्चा अपनी मां के आंचल से लिपटकर अपनी भूख को शांत करता है। किसी भी बच्चे को यह सिखाने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी ऐसा व्यवहार वे कर लेते हैं। तो ऐसे अपने आप होने वाले, जिसको कहीं से भी किसी से भी सीखने की जरूरत नहीं होती, ऐसे व्यवहार को साहजिक व्यवहार कहते हैं। यानी कि मूलभूत प्रेरणाओं की संतुष्टि एवं जीवन सुरक्षा की रीति मनुष्य हो या प्राणी अपने आप सीखता है, उसे कोई सिखाता नहीं है, फिर भी अपने आप प्राणी उसको सीख लेता है। ऐसे व्यवहार को साहजिक व्यवहार कहते हैं। दोस्तों, आइए अब बात करते हैं शिक्षित व्यवहार की। शिक्षित व्यवहार यानी ऐसा व्यवहार कि जिसे अन्य लोगों को देखकर सीखा जाता है या अन्य लोगों द्वारा सिखाया जाता है, ऐसे व्यवहार को शिक्षित व्यवहार कहते हैं। जैसे कि लिखना, साइकिल चलाना, तैरना, ये सारी ऐसी क्रियाएं हैं, ये सारे ऐसे व्यवहार है जिसको हमें सीखना पड़ता है। जन्मजात अपने आप हम ऐसे व्यवहार को कर सकते नहीं है। मनुष्य हो या प्राणी, प्रत्येक अपने जीवन में प्रतिक्षण परिवर्तन लाते ही हैं। इसीलिए शिक्षा जन्म से मृत्यु तक चलने वाली अविरत प्रक्रिया है। यानी कि मनुष्य बाल्यकाल में अधिकतर शिक्षा अनुकरण से एवं प्रयत्न एवं भूल द्वारा सीखता है। तरुणावस्था में अभिसंधान द्वारा सीखता है, जबकि युवावस्था में आने वाली बहुत सारी जटिल समस्याओं का हल मनुष्य बाल्यावस्था एवं तरुणावस्था में जो शिक्षा प्राप्त की होती है उसी के आधार पर समस्याओं का हल वो निकाल लेता है। हमारे जीवन में ऐसी कोई घटना घटी हो पूर्व काल में, या हमने उसे देखा हो, या हमारे वडिलों के जीवन में घटी हो, उसे देखकर जब हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है तो हम अपने पूर्वावस्था के अनुभव के आधार पर उस समस्या का
हल ढूंढ निकालते हैं। यानी मनुष्य इसी प्रकार शिक्षा के माध्यम से अपने व्यक्तित्व को विकसित करता है। इस तरह देखें तो मनुष्य शिक्षा की नौका के द्वारा ही जीवन रूपी सागर को पार करता है। तो ये सीखना क्या है, कैसे हम सीखते हैं और अपने व्यक्तित्व को बनाते हैं, अपने जीवन रूपी सागर को पार करते हैं, आइए बात करते हैं सीखना अर्थात क्या, व्हाट इज लर्निंग। प्रिय दोस्तों, सीटी मॉर्गन नाम के अमेरिकन मनोवैज्ञानिक ने शिक्षा की बहुत सुंदर व्याख्या दी है। और ये व्याख्या जब भी शिक्षा की बात होती है, जहां भी शिक्षा की बात होती है, वहां सीटी मॉर्गन की इस व्याख्या को बड़ा ही महत्व दिया जाता है। इसलिए मॉर्गन की इस व्याख्या को आप ध्यान से समझें। शिक्षा अर्थात अनुभव एवं प्रयत्न के अभ्यास से व्यवहार में होने वाला सापेक्ष, हमेशा के लिए परिवर्तन। दोस्तों, परीक्षा में एक सवाल ऐसा भी पूछा जा सकता है कि सीटी मॉर्गन ने दी हुई शिक्षा की परिभाषा या व्याख्या दीजिए। तो सीटी मॉर्गन की इस व्याख्या को आपको ध्यान से समझ लेना है। तो सीटी मॉर्गन की इस परिभाषा के आधार पर अगर हम देखें तो शिक्षा के लिए 3 बातें अनिवार्य लगती है। कौन कौन सी 3 बातें? पहली, अनुभव, अभ्यास या प्रयत्न का परिणाम। दूसरी, व्यवहार में होने वाला परिवर्तन। और तीसरी, यह जो परिवर्तन है वह सापेक्ष एवं सदैव परिवर्तन। तो आइए अब इन तीनों बातों को हम ध्यान से समझते हैं। तो शिक्षा यानी अनुभव, अभ्यास या प्रयत्न का परिणाम है वो। तो यहाँ अनुभव, अभ्यास और प्रयत्न को महत्व दिया गया है। यानी कि परिपक्वता, बच्चा बड़ा होता है और उसके आधार पर जो कुछ भी सीखता है, या थकान, रोग या चोट के कारण जो दिखाई देने वाला परिवर्तन है, वह शिक्षा नहीं है। शिक्षा तो तभी है जब उसमें अनुभव हो या अभ्यास हो या प्रयत्न हो। अगर आपकी पैर की हड्डी टूटी हुई है और आप लंगड़ा रहे हैं, तो यह कोई अभ्यास या प्रयत्न नहीं हुआ, यह तो एक परिस्थितिवश आपका लंगड़ाना हुआ, यानी यह शिक्षा नहीं है। उदाहरण के रूप में देखें तो बच्चा 3-4 महीने का हो जाता है तो वो उल्टा लेटना सीख जाता है, बिस्तर में पैर टिकाकर खिसकना सीख जाता है। तो ऐसी बातें बच्चा सीखता जरूर है, लेकिन वो अपने आप सीखता है, उसमें अनुभव या अभ्यास या प्रयत्न होता नहीं है। ये साहजिक प्रक्रिया है। तो ऐसी साहजिक प्रक्रिया को शिक्षा नहीं कहा जा सकता। शिक्षा उसी को कहते हैं जिसमें व्यक्ति अपने अनुभव, अभ्यास या प्रयत्न के द्वारा सीखता है, उसे शिक्षा कहते हैं। आइए बात करते हैं दूसरे मुद्दे की, व्यवहार में होने वाला परिवर्तन। तो दोस्तों, शिक्षा तभी कहा जा सकता है जब पहले जैसा व्यवहार था उसमें कोई न कोई परिवर्तन दिखाई दे। अगर मनुष्य या प्राणी का व्यवहार पहले जैसा था वैसे का वैसा ही व्यवहार रहता है, तो वहाँ शिक्षा नहीं है। शिक्षा तो वही है जहाँ पहले जो वर्तन मनुष्य करता था उसमें कोई न कोई परिवर्तन होता है। जैसे कि बच्चा सबसे पहले साइकिल चलाना सीखता है, तो साइकिल एक तो वो बैलेंस नहीं कर पाता। अगर बैलेंस करने जाता है तो
पैडल नहीं चलते, अगर पैडल ठीक से चलते हैं तो सीधा नहीं चल पाता। यानी कि साइकिल चलाना जब बच्चा सीखता है तब वह सरलता से सीख पाता नहीं है, न बैठ पाता है, न चला पाता है। जब वह सीख लेता है तो शांति से आराम से साइकिल पर बैठ के दोस्त के साथ बात करते हुए आगे बढ़ता जाता है, ब्रेक भी लगा लेता है, मोड़ भी लेता है और बातें भी कर लेता है। यानी कि इसको हम शिक्षा कह सकते हैं, क्योंकि पहले जो वर्तन था उसमें परिवर्तन हुआ। पहले वह बार बार गिर जाता था, पेडल लगते थे तो साइड घूम जाती थी, साइड ठीक होती थी तो पेडल बंद हो जाते थे, ब्रेक नहीं लगा पाते थे, बैठ नहीं पाते थे, उसमें परिवर्तन आया। यानी शिक्षा से व्यवहार में परिवर्तन आता है। अब बात करते हैं तीसरे मुद्दे की, सापेक्ष एवं सदैव परिवर्तन। दोस्तों, जैसे अगले मुद्दे में मैंने बात की कि वर्तन में परिवर्तन आता है, किंतु यह जो परिवर्तन है वह अल्पकालीन नहीं होता। यह परिवर्तन सापेक्ष और सदैव परिवर्तन होता है, यानी कि हमेशा के लिए रहने वाला परिवर्तन होता है। जैसे कि बात करें तो जैसे थकान से या चोट लगने से या नशीले पदार्थ से हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन आता है वह अल्पजीवी होता है। पैर में कांटा चुभा है तो थोड़ी देर पांव उठा के चलते हैं, या चोट लगी है तो लंगड़ा के चलते हैं। तो यह जो परिवर्तन है वह जीवन पर्यंत चलता नहीं है, यह परिवर्तन अल्पकालीन होता है। जबकि शिक्षा के माध्यम से होने वाला जो परिवर्तन है वह अधिकतर स्थायी एवं लंबे समय तक रहने वाला होता है। जैसे साइकिल की ही हमने बात की तो उसी की बात करें। एक बार आप साइकिल चलाना सीख जाते हैं, या और बात करें तो तैरना सीख जाते हैं, तो फिर 2, 4 या 5 साल बाद आप साइकिल पर बैठें या तैरने के लिए स्विमिंग पूल में कूदें तो आपको फिर से सीखना नहीं पड़ता है। जैसे ही साइकिल पे बैठे आप साइकिल चलाने लगते हैं, जैसे ही स्विमिंग पूल में कूदे आप तैरने लगते हैं। यानी कि शिक्षा के माध्यम से होने वाला जो परिवर्तन है वह सापेक्ष एवं सदैव परिवर्तन होता है, यानी कि हमेशा रहने वाला परिवर्तन होता है। तो दोस्तों, ये हुई बात हमारे दूसरे चैप्टर सीखने की क्रिया की पहले मुद्दे की, यानी कि सीखना क्या है, शिक्षा क्या है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षा की तरह की, शिक्षा की अलग अलग पद्धतियों की। मैं आशा करता हूँ शिक्षा क्या है ये आप समझ गए होंगे। आज इतना ही। नमस्कार, सबका मंगल हो।